आज का जो वीडियो है ना वो सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि मैं मेरे सबसे फेवरेट आर्टिस्ट को, जिसको मैं सोशल मीडिया पे फॉलो करता था और जिनसे मैं मिलना चाहता था, जिनसे मैं बात करना चाहता था, वो मौका, वो घड़ी मुझे मिल गई है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम रियली एक्साइटेड। एक एंकर होने के नाते हम लोग, कोई भी आर्टिस्ट अपने से बड़े आर्टिस्ट को देखता है, उसके बारे में जानना चाहता है और उसके बारे में वो सारी चीज़ें सीखना चाहता है कि कैसे वो इतने बड़े बड़े शोज कर लेते हैं और कैसे इतना बड़ा मैजिक क्रिएट कर देते हैं कि लोग भूल नहीं पाते। एंड वो मेरे लिए सच में एक ट्रेजर की तरह है कि मैं जाऊं और उनसे मिलूं और उनसे वो सारा नॉलेज लूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं हूं, मेरे साथ में जो गेस्ट है वो हमारे मुंबई के, हमारे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग एंकर। लेकिन उनकी तारीफ में मैं क्या करूं, उनके बारे में ना एक छोटा सा वीडियो है, चलो उनके इंट्रो में प्ले करता हूं। गेम शो बद्दा आ वीडियो आए, ओए आ जाओ सारे इकट्ठे टू एंटरटेन ऑल ऑफ अस। Put your hands up everybody, make some noise for Azhar Ghazi. Put your hands up everybody, मुबारक हो तुमको आज की शादी। Put your hands up everybody, make some noise for Azhar Ghazi. Put your hands up everybody, मुबारक हो तुमको आज की शादी। शादी में मजा ये आने है वाला, क्योंकि मैं बंदा हूँ पूरा निराला। काम है मेरा सबको हंसाना, झुमाना, नचाना, मचाना। रिश्तों को साथ है लाना, जो रूठा है उसको हंसकर मनाना। हंसकर सगाई विदाई करवाना, मैं ला दूंगा खुशियों का पूरा खजाना। चाचा मामा बुआ गाए ये मिलके, दादी भी मारे ये फुमके हाँ खुल के। जोड़ेगा तार देखो ये दिल के, हंसी है लबों पे सब बैठे हैं खिल के। अकेला है वन मैन शो ये वीर, स्टाइल भी फंकी जैसे रणवीर। करने इस शो को सुपर डुपर हिट, आ गया बादशाह ऑफ संगीत। प्लेजर इज़ माइन, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ बैठना डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, बिकॉज कई सारे बेटर लोग हैं इंडस्ट्री में। बट येस, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू राइट। दैट्स माय प्लेजर सर, क्योंकि आपसे मिलना भी बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। सो सर, मैंने कुछ क्वेश्चन के लिस्ट बनाकर लाए हैं जो एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा। और क्योंकि ये जो इंटरव्यू है, जो पहला मेरा एपिसोड था, वो बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ में था। आप भी बहुत ज़्यादा सीनियर हो, लेकिन आप बहुत यंगस्टर हो और आप बहुत ही ज़्यादा रंगीले हो, जिस तरीके के आपके कपड़े हैं, और आप बहुत मस्तीखोर हो। तो मैंने क्वेश्चंस भी वैसे प्लान किए और ट्रस्ट मी गाइस, आज का जो इंटरव्यू होगा ना वो सीरियस के साथ में बहुत मज़ेदार होगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं जिसका जवाब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। और ऐसे ऐसे सवाल मैंने ढूंढ के लाए हैं, जैसे कि अजहर काजी इतने सालों से इंडस्ट्री में है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक भी वीडियो नहीं कि एग्जैक्टली भाई साहब आपका शो कैसा है। एग्जैक्टली मेरा शो कैसा है जानने के लिए आपको मुझे बुक करना होगा, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में अजहर काजी करता क्या है। अजहर काजी कुछ नहीं करता। अजहर काजी आपके वेडिंग में आता है परफॉर्म करने के लिए नहीं, अजहर काजी आपके वेडिंग में आता है एंजॉय करने के लिए। ये सोच के कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, जो दूल्हा है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और जो ब्राइड है वो मेरी सबसे छोटी सिस्टर है। तो उस इमोशन के साथ मैं ब्राइड ग्रूम के लिए परफॉर्म करता हूँ, और जो फैमिली है, जो ऑडियंस है, हर एक इंसान मेरे पेरेंट हैं। सो मुझे पता है कि मेरे मॉम डैड जो है वो पूरा दिन घर पर है, अब बाहर निकले हैं, तो मुझे उनका टाइम वर्थ करना है। तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सिटिंग इन द ऑडियंस इज माय पेरेंट, और मुझे उनका टाइम वर्थ करना है। तो बस मैं आता हूँ एंजॉय करने के लिए, और एनर्जी है और आप एनर्जी को कैप्चर नहीं कर सकते। वाओ, दैट्स रियली नाइस। सेकंड क्वेश्चन अब ये है अफवाह आपके बारे में, और आपको बताना है कि अफवाह कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है, कि अजहर काजी अपने क्लाइंट से इतने ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं कि क्लाइंट को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बट हाँ ये मेरी ख्वाहिश है कि कोई एक ऐसा क्लाइंट मेरे को मिले, मैं कुछ इतना अच्छा काम कर दूं उनके लिए कि वो अगर 5% भी मेरे नाम पे लिख दें तो काफ़ी है। क्लाइंट्स भी जो है उस लेवल के हैं, तो 5% मेरे लिए काफ़ी है। बट हाँ, नॉट फॉर मनी, बट मैं कम से कम चाहता हूँ कि मेरे को ऑफर करे कम से कम कि यार बिल में नाम लिख दूँ, क्या बहुत अच्छा काम किया। आपके जितने भी शोज पे जो भी फोटोज अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, उसमें देखा गया है कि आपके ज़्यादातर जो कपड़े हैं वो हर बार नए होते हैं। वो नए जो आपके डिज़ाइनर है वो हर बार नए डिज़ाइंस लेकर के आते हैं।
तो एक भी कपड़ा रिपीट नहीं होता। तो इतने सारे शोज जो आप रेगुलरली करते हो महीने में, जितने भी आप फ्रीक्वेंसी है और साल भर में जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, तो ये सारे कपड़े रखने के लिए आपने कोई गोडाउन वगैरह रख लिया है या ये कपड़े जाते कहाँ हैं? मैं गोडाउन अभी एक फ्रेंड का मैंने लिया है, बट वो बहुत छोटी सी स्पेस है। बट उसके साथ साथ मैक्सिमम कपड़े जो है मुझे घर में रखने पड़ते हैं, क्योंकि हर बार वहाँ पे अप एंड डाउन करना पॉसिबल नहीं होता। तो एक काम करते हैं, मैं क्यों बताऊँ, आओ मैं आपको टूर करा देता हूँ और दिखा देता हूँ कि मैं मेरे कपड़े मेरे घर में कहाँ रखता हूँ, कैसे रखता हूँ। सो लेट्स गेट रेडी एवरीबॉडी। सो फाइनली वी आर हियर, जहाँ पर मैं पहली बार लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरे पास कितने कपड़े और मैं उन कपड़ों को कैसे स्टोर करता हूँ। तो ये जो मेरे पीछे कबर्ड है, कपड़ों के साथ साथ हेड गियर भी है। ये जो मेरा ऊपर का सेक्शन है, इसके अंदर सारे मेरे हेड गियर्स हैं जो ओके। और आगे जाते हैं, नीचे शूज हैं जो शायद आपको नजर आएंगे नहीं आएंगे वो नहीं पता। एंड हियर यू गो, दिस इज अराउंड 50% ऑफ व्हाट आई हैव, रिमेनिंग 50% एक स्टोर रूम में है। और टू गो लिस्ट में आपको देना चाहता हूँ कि जहाँ पर एक हफ्ते के कपड़े या 4 वेडिंग्स के कपड़े मैं कहाँ पर रखता हूँ, तो ये वो मेरा स्टैक है। सो हफ्ते भर के कपड़े मेरे यहाँ पर आते हैं, तो यहीं से मेरे को पिक करने हैं। और उसके साथ साथ ये मेरा ट्रैवलिंग पार्टनर सिंस लास्ट 5-6 इयर्स, और मैं इस बैग को कभी रिटायर नहीं करूँगा। और ये जो मेरे कपड़े हैं, ये लास्ट 1 शो या 2 शो के जो कपड़े जो सिर्फ यहाँ से उठा के बैग में डालने हैं वैसे हैं। एंड ये मेरा सबसे फेवरेट पीस है जो यहाँ पर आपके सामने है। और इसी के साथ साथ फॉर्चुनेटली आई हैव इट हियर माय फेवरेट शू। सो दिस इज अभी थोड़ा सा खराब है, बट हाँ ये मेरा फेवरेट है, बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम जब कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, अगर नीचे ये जूते पहने हैं मैंने, तो लोग कपड़े छोड़ के जूता पूछते हैं कि भाई कहाँ से लिया और कहाँ से बनाया है। चलो, so that's it. Back to the conversation. So let's get back in. Okay, so that was really crazy collection यार अजहर भाई आपका। और एक दिन मैं भी ऐसा बनाऊंगा, मेरा कलेक्शन भी सेम ऐसा होगा। और मेरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है जैकेट्स में, लाइक जैकेट्स तो मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ। और अब मैं जब भी इंस्टाग्राम पे आपके फोटोज देखता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जब कुछ चमकी वाले आते हैं। तो जो आपने अभी जो वीडियो में दिखाया, जो रिसेंटली आपने दिखाया सिल्वर वाला, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कभी भी गिव अवे रखेंगे ना, तो वो मेरा एक नाम याद रखना। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्केट में ये भी अफवाह है, लोग ऐसा कहते हैं कि अजहर काजी एक ऐसा एंकर है जो 1 साल पहले ही बुक हो जाता है। अजहर काजी एक ऐसा एंकर है जिसकी वजह से क्लाइंट अपने शादी के डेट चेंज कर देते हैं। और ऐसा भी है अफवाह कि लोग पहले अजहर काजी की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं और उसके बाद अपने बेटे या बेटी की शादी का डेट डन करते हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है? ये एक ही चीज है जो मैं कहूँगा कि अफवाह नहीं है, बट हाँ, आज ही दिसंबर 3-4 की बुकिंग्स के लिए सुबह से कॉल्स आ रहे हैं। हाँ, बट कभी कभी बुरा लगता है। बुरा इसके लिए लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर परफॉर्म करने का। कभी अगर डेट चेंज हो रही है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो बहुत प्रेशर आ जाता है खुद के ऊपर। बट हाँ, ये अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। जनवरी में आई एम ऑलरेडी बुक्ड फॉर 2323, दैट इज 2 मार्च 2023। सो जब बुक हुआ तो मैं शॉक था, मैंने बोला ये चीज़ क्यों हो रही है। तो फिर उन्होंने डेट रिपीट की कि इट इज 2323। बोला ओह, इस डेट पे ऑन लगेगा, 50,000 ज़्यादा लगेंगे। बट हाँ, आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि यस 2323 ऑलरेडी 1.5 साल पहले। वाओ, दैट्स लाइक अ अचीवमेंट फॉर एनी आर्टिस्ट कि वो अपने आने वाले डेट्स के, लाइक जैसे कि एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसा होता है, जैसे हीरोज होते हैं जो आने वाले आगे के 2-3 साल तक उनके डेट्स ब्लॉक हो जाते हैं। एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि वो ऑलरेडी 1 साल 1.5 साल पहले बुक है। सो ये अचीवमेंट मैं नहीं, मार्केट में हर कोई जानता है कि अजहर काजी एग्जैक्टली कौन है और कैसा है। सो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बादशाह ऑफ संगीत का जो टाइटल आपको मिला है,
तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा पर्सनली ये सवाल है कि बादशाह ऑफ संगीत के पहले संगीत की स्टोरी क्या है, जब आपने पहला संगीत का शो किया था? बादशाह ऑफ संगीत के पहले शुरुआत तो वही ऑर्केस्ट्रा से हुई थी 150 रुपये से 2004 में। फिर 2010 में आज जिसे बादशाह ऑफ संगीत कहा जाता है, मेरे लाइफ के फर्स्ट संगीत में स्टेज पे से कॉलर पकड़ के मुझे वेन्यू से ऐसे खींचते हुए बाहर लेकर गए थे, गेट के बाहर पुश किया था और 500 रुपये ऐसे फेंके गए थे। और बस वो एक टाइम था। उसके बाद में 2-3 साल तक मैंने ठान लिया था कि शादियाँ तो मैं कभी नहीं करूँगा, बिकॉज टूट चुका था। मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी। मेरी ओनली मिस्टेक वॉज, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर जैन परिवार मेहता परिवार का स्वागत करता है, अगर ऐसा था तो मुझे प्लानर ने लिख के दिया था मेहता परिवार जैन परिवार का स्वागत करता है। और उस चक्कर में एक कोई भाई थे जो थोड़े हाई थे, तो वो आए और उन्होंने पकड़ा, बाहर लेकर गए। और वो क्या एज होगी आपकी? I was 2000, I guess it was 2009. I was in my 13th or 14th. तो मतलब ये एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे जस्ट यू स्टार्टेड। हाँ, मेरा फर्स्ट शो था। मुझे पता नहीं था कि शादियों में, क्योंकि हम मुस्लिम्स में तो इतना होता नहीं है, अभी नहीं होता, तो तब तो बिल्कुल नहीं होता था। सो वो एक टाइम था कि जहाँ पर कुछ आइडिया नहीं थी कि क्या होगा शादी में। और हाँ, शादी का इवेंट वॉली साइड पे कहीं पे कोई बड़ी वेन्यू पे था, और वो टाइम पर फ्रेंड्स के साथ में हर किसी ने किया, मैंने भी किया हूँ। और गेट क्रैश भी कर चुके हैं शादियों में, खाना खाने के लिए हम लोग जाते हैं। ये डोंगरी के लड़के लोग। हाँ, तो मैं पला पड़ा तो डोंगरी से ही हूँ। बट यस, डोंगरी एज एन एक्सेप्शन मुझे वो एक चीज़ भी प्रूव कर दी थी। बट हाँ, हम जाते थे तो यहाँ पर तो एज एन आर्टिस्ट जाना है, तो ऐसा लगता था कि खाना ग्रीन रूम में आएगा। ये नहीं पता था कि कुछ नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अजहर काजी वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग एंकर, और इतने बड़े बड़े शोज, लेकिन इंस्टाग्राम पे सिर्फ कुछ सिलेक्टेड फोटोज और यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से मेरे दिमाग में आता है कि छोटे से छोटा आर्टिस्ट भी जब काम करता है, अगर वो नॉर्मल बर्थडे पार्टी भी कर रहा है, तो वो इतने ग्रैंड लेवल पे दिखाता है कि जैसे कि बहुत एक्सपेंसिव शो है, उसके रील्स बनाएगा, फिर उसके बाद में उसके प्रॉपर वीडियोस बनाएंगे। ये काम थोड़ा बहुत मैंने भी चालू किया है। तो आप जो इतना ग्रैंड शो करते हो और उसके कुछ वीडियोस नहीं है यूट्यूब पे और कुछ भी कंटेंट नहीं है, क्यों आपको लगता है कि कोई देख लेगा, चोरी कर लेगा, ऐसा फील आता है आपको? देख लेगा, चोरी कर लेगा का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल आर्टिस्ट होता है वो हम कुछ नया क्रिएट कर देंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं है। फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स को हम थोड़ा बहुत ब्लेम कर सकते हैं, और मैक्सिमम ब्लेम मैं खुद को करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने इस चीज़ को कभी सीरियसली नहीं लिया। सो मुझे ऐसा था कि हाँ, चल रहा है, काम मिल रहा है, गोइंग गुड, एक साल पहले बुक हो रहे हो। बट हाँ, मैं सीख रहा हूँ। कोई हो तो आप मुझे बताओ या मुझे प्लीज सिखाओ। बीइंग एन आर्टिस्ट, जब हम लोग अपने काम पे जब ज़्यादा फोकस करते हैं तो इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स बनाना, रील्स बनाना, ये कई बार हम लोग भूल जाते हैं, ध्यान में नहीं रहता है। सो ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है मेरे पास, जो ऐसा मुझे लगा कि पूछना चाहिए कि 95% जितने भी वेडिंग्स होती हैं, संगीत होती है, वो हिंदुओं की होती है, ठीक है? एंड आप बीइंग अ मुस्लिम, यू आर हिट, सुपर हिट इन हिंदू संगीत, हिंदू वेडिंग संगीत। तो इसमें आपको कहीं पे कुछ चैलेंजेस आए होंगे, या फिर ऐसा कभी होगा कि नहीं यार, हमको तो हिंदू एंकर चाहिए, हमको तो गुजराती लैंग्वेज वाला एंकर चाहिए, लेकिन उसके बावजूद, इतने अवेलेबल होने के बावजूद, गुजराती एंकर्स एंड हिंदू एंकर्स होने के बावजूद, अजहर काजी मेक हिज ओन स्टैंड, हाउ, कैसे ये जर्नी कैसे हुई मुझे नहीं पता। बट हाँ, इन बिटवीन ऑब्स्टिकल्स आते हैं, इन बिटवीन कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिल रहे थे या मिल जाते हैं, और मैं उनको भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं 9 सीखा था, वो टाइम पर कुछ लोग प्रोफेशनल बन गए थे, और ये कुछ है लादेन, कसाब, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान में कोई मौलाना अजहर, ऊपर से नाम अजहर, उसके ऊपर से कुछ साल पहले ही लेट 90s में मोहम्मद अजहरुद्दीन का वो बैटिंग वाला। तो लोगों ने कहा था कि यार नाम चेंज कर, एक तो मुस्लिम, ऊपर से अजहर, तो नाम चेंज कर। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, मैं रख दूंगा कि कुछ अमन या राज, वो सब नाम बहुत चल रहे थे। बट हाँ, वो सब नाम नहीं रखते हुए मैंने एक चीज़ की कि मैं मेरा नाम नहीं लूँगा स्टेज पर।
और वही रीजन है जिसके वजह से आज तक मेरे को वो आदत लग गई है। मुझे 2 आदतें लगी है। पहली आदत है कि नाम नहीं लेना है स्टेज पे, ठीक है, लाइक वेलकम एंड बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं मेरा नाम लेता ही नहीं हूँ। एक भी ऐसा शो या एक भी ऐसा फुटेज आपको नहीं मिलेगा जहां पर मैंने कहा हूँ कि करने मेहमान नवाजी आ गया अजहर काजी। सो वो बिल्कुल भी That was a really nice line. मैं बस जाता हूँ, आई वेलकम एवरीवन, कैसे हो क्या, और सीधा काम पे लग जाता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो आपको एज अ एंटरटेनर, मजाक मस्ती और हमेशा इसी जोन में देखा है लोगों ने आपको, कि मतलब अजहर काजी, अरे रणवीर सिंह और क्या कहते हैं टाइगर श्रॉफ का मिक्सचर है, एंड हमेशा रेड बुल पे हाई एज अजहर काजी। इसका एक सेकंड वर्जन भी होगा जो बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, जो अंदर कुछ अलग सोचता होगा शो के बारे में, दुनिया के बारे में। तो आपकी लाइफ जर्नी से रिलेटेड कुछ सीरियस बातें हम लोग जानना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत हुई, घर कैसा था उस वक्त, हालात कैसे थे, उसके बाद ये जो स्ट्रगल है और आज कैसे पहुंचे हो, इसके बारे में कुछ बताएंगे। See, I'm born and brought up in Dongri. Okay. Again, Dongri was famous for multiple reasons. Dongri ने बहुत गलत चीजें भी हुई है, बट सी डोंगरी ने कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी दिए हैं, कुछ बेहतरीन एक्टर्स भी दिए हैं, जो भी मिले हैं, और एक्सट्रीम मिले हैं। ठीक ठाक से एंकर्स भी दिए हैं। ठीक है, सो वो एक शुरुआत थी। फिर उसके बाद में कपड़े मैं इसके लिए पहनता हूँ बहुत ज्यादा, मेरे को कपड़ों का ऑब्सेशन, यस वाइफ की वजह से तो है ही, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है मेरे डैड की वजह से। मेरे डैड, जब उनका आखिरी टाइम चल रहा था, मैं जस्ट कॉलेज में आया था, तो मेरे डैडी ने मुझे सॉरी कहा था कि मैं तुझे शॉपिंग नहीं, क्योंकि वो टाइम पे यही था कि बच्चा कॉलेज जा रहा है तो सबसे पहले वो कपड़ों की शॉपिंग करे। नॉट वेल एज अ नहीं, वो मेरे साथ वो नहीं कर पाए। Okay. आई लॉस्ट हिम इन माय अर्ली एज टू कैंसर, तो मैं शॉपिंग नहीं करवा पाया था। तो वो एक चीज मेरे को हिट हुई थी, तो उन्होंने तब मुझे सॉरी कहा था। मुझे पता है वो मुझे देख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो वहां से सॉरी फील करें, तो इसके लिए बस कपड़े मैं रखूंगा। फिर संगीत का जो इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट था, शुरुआत ऑर्केस्ट्रा से हुई थी, बाइक पर जाते थे, हर चीज में खुशी है। जब 150 रुपया पेमेंट था, तब भी मेरे ख्याल से 100 रुपये बचते थे, और वो 100 रुपये दोस्तों के साथ में हफ्ते भर चलते थे, और वो 100 रुपये में बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे हम लोग। राइट। आज लाखों बचते हैं, लेकिन शायद टाइम नहीं रहता सोशल मीडिया पे एक्टिव। एक फोटो डालना है इंस्टाग्राम पे, इसके लिए हमें पोस्ट करना है। नहीं तो यही है कि आप रात भर सो नहीं रहे हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हो, और आप ये चीज कर रहे हो 3-4 महीने के लिए। वहां जाकर आपको शांत रहना है, क्योंकि आपका एक नाम है, एक रुतबा है। किसी ने कोई गलत चीज आपके अगेंस्ट डाल दी, तो वो आपके सालों की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। राइट। आपको वहां जाके शांत रहना है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको रूम देगी 12 बजे 2 बजे, आप सोए नहीं हो, आप 6 बजे पहुंचे, 4 घंटा करने के लिए कुछ नहीं आपके पास। कितनी बार आसपास भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। आप अगर स्टेज के नीचे जाके सो जाओ, तो लोग कहेंगे अरे यार अजहर भाई, 2 तरीके, लोग ये भी कहेंगे वाओ अजहर भाई स्टेज के नीचे सोए, दूसरे कहेंगे यार स्टेज के नीचे सोए। तो कहीं ना कहीं एक बनावटी दुनिया बनते जा रही है। तो उस चक्कर में आपको बहुत ही सादगी के साथ, या तो आपको घूमना है सबके साथ, या 4 घंटे आपको बैठे रहना। So अजहर भाई, रियली सॉरी, मैं आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया इस सवाल के साथ में, बिकॉज यस देयर इज अ लॉट ऑफ पेन इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट। की एक परफॉर्मर जो लोगों को हंसाता है, वो अंदर से बहुत कुछ झेल रहा होता, बट वो किसी को कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि ये जो पॉइंट थी आपकी, मेरे भी एक ब्लॉग में मैंने ये इंसिडेंट शेयर किया था, जब ऑर्गेनाइजर ने मुझको संगीत के शो, सॉरी मॉर्निंग की पूल पार्टी के लिए बुलाया था, और मैं रात को पहुंचा और बंदे का फ़ोन स्विच ऑफ, एंड मे बी वो शायद इतना थक गया था कि फ़ोन साइलेंट कर दिया, किसी का कोऑर्डिनेटर नहीं था, और मैं रात भर सोफे पे सो के निकाला हूँ। तो यस दैट वाज एन इंसिडेंट, बट हम लोग नहीं बात करते इस बारे में। लोगों को लगता है कि आप रोज रात को घूम रहे हो। यस, एक एंटरटेनमेंट एक स्ट्रगल है, ये भी एक स्ट्रगल है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रगल यही है कि मेरे से ज्यादा स्ट्रगल अगर किसी ने किया तो शायद मेरे मॉम ने किया, क्योंकि लोग उनको पूछते थे डैड के बाद कि तेरा बेटा कर क्या रहा है, तेरा बेटा कर क्या रहा है। अब आई बिलोंग टू अ वेरी नॉर्मल फैमिली, जहाँ पर, और आज से 10 साल पहले एंकर है, क्या है एंकर, कौन है एंकर, बात करने के पैसे मिलते हैं,
ठीक है। फिर जब थोड़े से ठीक ठाक हालात होने लगे तो लोग कहने लगे मम्मी को कि चेक कर ले कहीं पे गलत काम तो नहीं कर रहा है, स्मगलिंग वगलिंग तो नहीं कर रहा है, तो बात करने के पैसे कैसे मिल सकते हैं। Right. सो थैंक्स टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम कि सब रिश्तेदारों को अपने आप पता चल गया कि फहमीदा का बेटा क्या कर रहा है। वो तो अब पूछते हैं लोग आज भी, लेकिन ये पूछते हैं कि घर पे कब रहता है आपका बेटा। So now let's go to the last question. Yes. Everyone wants to know कि भाई जैसे कि जो छोटा आर्टिस्ट होता है वो बड़े आर्टिस्ट को देख करके सीखता है कि वो ऐसा क्या कर रहा है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि आपके नए नए कपड़े, तो मैं भी सोचता हूँ कि नए नए कपड़े मैं भी सिलाऊं, या फिर आपका जो स्टाइल है, जो भी मुझे पता चलता है। जैसे बहुत सारे अवेलेबल एंकर्स हैं जो यूट्यूब पे कुछ कंटेंट डालते हैं, तो जो छोटे और न्यू कमर एंकर्स होते हैं वो उन्हें देख करके सीखते हैं, राइट। तो आप किसको देख करके सीखते हो, और दूसरा कि आप अपने से जो छोटे एंकर्स हैं उनको क्या टिप्स और ट्रिक्स या इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहोगे कि यू कैन बी बेटर इन योर वर्क। देखो, मुझे नहीं पता कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत है, बट ये मैं करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले दूसरों का काम देखना सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बंद करो। इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन, अगर वो इंसान आपसे अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो आपको पॉजिटिवली हिट करेगा। अगर उस चीज ने आपको नेगेटिवली हिट किया तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो, ओके। और अगर पॉजिटिवली हिट किया तो आप शायद यार और चौड़े हो सकते हो कि यार हमसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आप जितना अवॉइड करोगे उतना आप खुद सोचोगे, आप खुद ओरिजिनल बनने की कोशिश करोगे। बिकॉज कितनी बार क्या होता है, माइंड रेफरेंस लेता है, और जब माइंड रेफरेंस लेता है तो हो ना हो आप उस रेफरेंस से बाहर चाहते ना चाहते हुए आप इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमोगे, कंप्लीटली अलग आप नहीं कर पाओगे, राइट। यानी कि अगर हम लोग किसी को देखते हैं तो उसके जैसे ही बनने लग जाते हैं, जैसे ही बनते हो, उसी के थॉट प्रोसेस, उसी का स्टाइल। जैसे कि मैंने देखा है कि कई लोग नाम नहीं लूंगा मैं, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंकर, और उनकी एनर्जी लेवल, उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनके जो कैरेक्टर प्ले करने के तरीके हैं, उनको लेकर के जो छोटे एंकर्स हैं वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, एंड वो बहुत बुरी तरीके से। तो बात वही हो जाती है, बहुत बुरा आपको किसी को, यस, आप किसी को रिफर करो फॉर हिज हार्ड वर्क, यस, हाउ, ठीक है। आज वो बंदा अगर 5 लाख में कोई चीज कर रहा है, आप 5,000 में वो चीज कर रहे हो, आप वो मैचअप एक तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज़ ओरिजिनल होता है। तो उसी तरह से आप भी कुछ अगर ओरिजिनल करोगे ना तो आप भी अपने आप एक लेवल पे आ जाओगे, और लोग आपको कॉपी ना करें। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई किसी को कॉपी क्यों करना, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, सो बी डिफरेंट, बी ओरिजिनल। वाओ, दैट्स रियली नाइस, एंड आई थिंक इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और अजहर भाई के साथ में बात करते हुए मेरे को सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और मन नहीं कर रहा है कि मैं इनके घर से जाऊं क्योंकि बाहर बहुत धूप है और अंदर एसी चालू है। सो अजहर भाई, थैंक यू सो मच, आपके साथ में मिलके बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहोगे। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो वीडियो को, इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे फॉलो करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, लाइफ में आप एंकरिंग करो, ऑफिस में काम करो या कुछ भी करो, 2 चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, जो कुछ भी कर रहे हो ना उसे एंजॉय करो, दिल खोल के एंजॉय करो, आप उस चीज में सक्सेसफुल बन जाओगे। और दूसरी चीज, सक्सेसफुल बनने के बाद में भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि स्ट्रगल हमेशा बरकरार रहता है लाइफ में। और हाँ, जितना भी कमाओ थोड़ा सा बचाओ, जियो, लाइफ बहुत छोटी है, दिल खोल के लिव लाइफ किंग साइज। थैंक यू, एंड नाउ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक और रियल आर्टिस्ट के साथ में, उनकी स्टोरी जानेंगे, उनका स्ट्रगल जानेंगे, और उनसे गुफ्तगू होगी, उनसे बहुत सारी बातें होगी। सो चलो, मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, दिस इज एंकर संदीप सेइंग गुड बाय टू एवरीवन। अच्छा, ये बंद कर, कैमरा दोनों बंद कर। अजहर भाई, पूछना था कि अभी करंट पोजीशन में एक शो का कितना पैसा लेते हो?